जय हिंद फ्रेंड्स। तो एनसेंट हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स जो यूपीपीसीएस 1 का है, इसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, हर्षवर्धन तक। अब हम पढ़ेंगे बंगाल का पाल वंश, इसको हम कवर करते हैं। तो देखिए, इसमें था ना, पाल शासकों का जो साम्राज्य विस्तार संपूर्ण बंगाल, बिहार व कन्नौज तक था। इनका जो शासन था वो जालंधर से विंध्य पर्वत तक फैला था। जो बंगाल के पाल वंश का शासक था वो जालंधर से विंध्य पर्वत तक फैला था। यहाँ पहला जो प्रमुख शासक था वो गोपाल था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये। और 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी, 750 से 770 ईस्वी में। इसके बाद शासक आया धर्मपाल। इसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को परास्त कर दिया और चक्रायुध को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठा लिया। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि भागलपुर बिहार में है, और सोमपुर, ये इंपॉर्टेंट है, सोमपुर महाविहार जो है बांग्लादेश की स्थापना की थी और बांग्लादेश में स्थापना की थी। देवपाल उसके बाद आया, पहले गोपाल, फिर धर्मपाल, फिर देवपाल। देवपाल ने क्या किया था कि मुंगेर को अपनी राजधानी बताया था और इसके शासनकाल में एक अरबी यात्री था, सुलेमान, आया था। और देवपाल के बाद पाल वंश का जो पाल वंश बंगाल बिहार तक सीमित रहा। पाल शासक थे महिपाल प्रथम के शासनकाल में पाल वंश पुनः स्थापित हुआ। महिपाल प्रथम के समय पाल वंश क्या हुआ, पुनः स्थापित हुआ। महिपाल प्रथम पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। इसके काल में क्या हुआ, राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया। रामपाल, यह पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। यह पाल वंश का क्या था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। और इसके बाद आए प्रमुख राजपूत वंश में गुर्जर प्रतिहार वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुई थी। इस वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। प्रतिहारों का जो राज्य उत्तर भारत के गंगा, यमुना, दोआब, पश्चिम राजस्थान, हरियाणा एवं पंजाब क्षेत्रों तक फैला था। इसमें प्रमुख शासक हुए नागभट्ट प्रथम। पहले नागभट्ट प्रथम, इसने अरब शासकों से लोहा लिया और पश्चिमी भारत में शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसके बाद वत्सराज, इसे प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वत्सराज को क्या माना जाता है, तो इसे प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। उसके बाद मिहिर भोज प्रथम, जो कि 836 से 885 ईस्वी पूर्व तक था। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था कल्लहड़ एवं अरबी यात्री सुलेमान। विवरण में इसके काल की जानकारी मिलती है। कल्लहड़ तथा अरबी यात्री था, सुलेमान का जो विवरण था इसके काल में जो है जानकारी मिलती है। इसकी उपलब्धि की चर्चा जो है वो ग्वालियर के प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। उसके बाद आए महेंद्रपाल प्रथम। इसने क्या किया कि राष्ट्रकूट शासक था, इंद्र तृतीय को पराजित किया और इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे राजशेखर निवास करते थे। किसके दरबार में, तो इंद्र तृतीय के दरबार में राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की थी। कन्नौज का गढ़वाल वंश, उसके बाद आया कन्नौज का गढ़वाल वंश। गढ़वालों का मूल निवास जो है स्थान जो है वो विंध्याचल पर्वतीय वन प्रांत कहा जाता है। इस वंश की स्थापना कन्नौज में चंद्रदेव ने की थी। प्रमुख शासक कौन थे, कन्नौज के गढ़वाल वंश के। यहाँ से क्वेश्चन बहुत डीप नहीं पूछा गया, क्रम पूछ देगा शासकों का, क्योंकि क्रम हम लोग को याद नहीं रहता, तो देखना है किस शासक के बाद कौन आया था। गोविंद चंद्र है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके बाद आया जयचंद्र। जयचंद्र वही था जो कि क्या किया था, मोहम्मद गौरी को भारत में बुलाया था। इस वंश का अंतिम शासक था कौन, जयचंद्र। और 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन द्वारा भी पराजित हुआ था। कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर इस वंश के शासन को समाप्त कर दिया था, कन्नौज के गढ़वाल वंश को। उसके बाद आया शाकंभरी के चौहान। प्रमुख शासक था पृथ्वीराज द्वितीय। यह चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसकी राजधानी दिल्ली थी। 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था और 1191 में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के प्रथम तराइन युद्ध में, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और 1192 में क्या हुआ, पुनः तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान को पराजित हुआ और बाद में इसकी हत्या कर दी गई। पृथ्वीराज का एक राज कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। उसके बाद जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश आया। जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड में 9वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी।
और उसकी राजधानी खजुराहो थी। इसमें प्रमुख जो शासक आए थे, यशोवर्मन आया था, एक साम्राज्यवादी शासक था और इसने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। यह एक विशाल जलाशय का निर्माण करवाया। उसके बाद आए धंगदेव। अब धंगदेव से यहाँ से देखेंगे, धंगदेव जो था वो यशोवर्मन का पुत्र था और कालिंजर को अपनी इसने राजधानी बनाई थी। धंगदेव ने क्या किया था, कालिंजर को अपनी राजधानी बताई थी। इसके शासनकाल में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था। इसने भटिंडा के शाही शासक जयपाल को सुबुक्तगिन के विरुद्ध सैनिक सहायता दी थी। भटिंडा के शाही शासक थे जयपाल, उनको सुबुक्तगिन के विरुद्ध में सैनिक सहायता दी थी। उसके बाद आया विद्याधर, यह सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने 1019 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया और 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिल गया। उसके बाद आया यहाँ कल्हड़ की राज तरंगड़ी। कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में जानकारी कल्हड़ के राज तरंगड़ी से प्राप्त होती है। आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के शासनकाल की घटनाओं का जो क्रमानुसार वर्णन है वो इसमें है। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक है। इसको कारकोट और उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। अभी तक हम लोग को सिर्फ राज तरंगड़ी किसकी है, कल्हड़ की, लेकिन थोड़ा उसका डिटेल अगर पूछ जाएगा तो इसमें 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। इससे कारकोट और उत्पल वंश का जो है वो उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हिंदू राज्य के विषय में जान, कश्मीर वाला है तो कश्मीर तो याद ही रहता है बट थोड़ा सा वही है। अब हम यहाँ से देखेंगे संगम काल। संगम काल में क्या था कि भारत के सुदूर दक्षिण के तीनों ओर से समुद्र से घिरा, सुदूर दक्षिण के तीनों ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तमिलकम से विख्यात था। दक्षिण भारत में क्रमबद्ध इतिहास में संगम साहित्य से प्राप्त होता है। संगम का अर्थ होता है तमिल कवियों का संग। इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। क्या प्राप्त था इसे? राजकीय संरक्षण। संगम काल के बारे में संगम साहित्य के अलावा हमें स्ट्रैबो, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, प्लिनी और टॉलमी आदि की रचनाओं से भी जानकारी मिलती है। संगम अथवा सम्मेलन हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण सम्मेलन थे। जैसे कि था इसमें प्रथम जो सम्मेलन जो हुआ था वो मदुरई में हुआ था और इसमें अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि और इसमें संरक्षक पांड्य शासक थे। सदस्यों की संख्या 549 थी। द्वितीय जो था ये कपाटपुरम में हुआ था और इसमें भी अगस्त ऋषि थे, पांड्य शासक संरक्षक थे, 59 इसमें सदस्यों की संख्या थी। तृतीय जो था वो फिर मदुरई में हुआ था, इसमें नक्कीकर अध्यक्ष थे और इसमें संख्या सदस्यों की कितनी थी? 49 थी। पांड्य शासक जो थे संरक्षक थे। संगम कालीन में हम प्रमुख साहित्य देखेंगे, जैसे संगम साहित्य रचनाकर इसमें और देखेंगे तोल्कापियम की रचना किसने की थी? तो तोल्कापियर ने की थी। किसने की थी तोल्कापियम की रचना? तोल्कापियर ने। कुरु है यहाँ पे और यहाँ तिरु है तो तिरुवल्लुवर। अहनानूर से तो अहनानूर तो ज़्यादा जैसे नूर किसी को बोलो ना तो वो रुद्र गुस्सा हो जाता है तो रुद्र शर्मन। ऐसे मरु गर्रुपादय तो मरु मतलब नक्कीदर हो जाएगा, नक्कीरर हो जाएगा मरुर का। शिल्पादिकरम पता ये इलांगो आदिकल। मणि मखले शीतले सतनाथ। जीवक चिंतामणि तो ये जीवक जो हैं तो जीवक हैं वो चिंता नहीं करते हैं क्योंकि वो देव हैं। और फिर संगमकालीन महाकाव्य, इस काल में प्रसिद्ध 5 महाकाव्य थे। एक तो शिल्पादिकारम था, मणि मैखले था, जीवक चिंतामणि था, विलयपति था और कुंडल केशी था। थोड़ा सा हमें याद रखना है इसमें कौन सा था, तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि विलयपति और हमें याद रखना है वलयपति और कुंडल केसी। कभी कभी दे देगा कि संगमकालीन महाकाव्य में निम्न में से कौन सा जो महाकाव्य था, तो कुछ और दे देगा नाम, तो इसलिए मैं शिल्पादिकारम, मणि मैखला और जीवक चिंतामणि सबको याद है। चौथा याद करना है वलयपति और कुंडल केशी। अब हम देखेंगे थोड़ा चोल राज्य के बारे में। यह संगम काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। यह राज्य पेन्नौर, कहाँ पे? पेन्नौर और वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। यह पांड्य राज्य के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। चोल राज्य चोल मंडलम और कोरो मंडलम के नाम से जाना जाता था। इसका जो मुख्य केंद्र था वो उरैयूर था। चोल शासकों ने राजकीय चिन्ह बाघ था। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। प्रमुख शासक इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। एलारा प्रमुख शासक इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। सबसे प्रस्थापित शासक इसमें करिकाल था। ठीक है, प्रमुख शासक एलारा, इसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की। करिकाल इससे प्रतापी शासक था। इसका काल जो 190 ईस्वी माना जाता है। ब्राह्मण मतुनयायी था ये और उसने चोलों को तटीय राजधानी पुहारा कावेरी पत्तनम की स्थापना की और उसने उद्योग धंधों और कृषि में उन्नति की। चेर राज्य में देखेंगे इसका जो आधुनिक क्षेत्र है, आधुनिक कोंकण मालाबार का तटीय क्षेत्र है और इसकी त्रावणकोर तथा कोच्चि तक विस्तृत था। अशोक के अभिलेखों में केरल पुत्र नाम से विख्यात था। इसका प्रत्येक चिन्ह जो था वो धनुष था। प्रमुख शासक इसमें
हम देखेंगे चेर राज्य के। उदयन जेरल जो कि चेर शासक का प्रथम राजा और उसका शासन 130 ईस्वी तक माना जाता है। फिर है नेंदू जीरल आदन था। और फिर है सेन गुटवन और सेई, इसका क्रम कभी दे देगा, उदयन जेरल पहले, उसके बाद नेंदू जीरल आदन, फिर सेन गुटवन सेई, उसके बाद आया पांड्य राज्य। बहुत कम पेज है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक ही वीडियो में। पांड्य राज्य का जो क्षेत्र है वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है मेगस्थनीज ने किया था। इसकी राजधानी मदुरै थी। इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो कार्प, एक प्रकार की मछली थी। प्रमुख शासक नेडियन और नेंडुजेलियन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पांड्य राज्य का जो प्रमुख शासक था कौन था? नेडियन और नेंडुजेलियन। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, अब थोड़ा अच्छा टॉपिक है, मतलब बोर नहीं होंगे। खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर को चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित किया गया है और ये चंदेल स्थापत्य का उत्कृष्टता का बयान करते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुआ था और यहाँ पे यह मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर भी सर्वप्रमुख है। इन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक धंगदेव 950 से 1007 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। ये जो मंदिर है वो ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये मंदिर वैष्णव, जैन धर्म और तथा शैव धर्म से संबंधित है। कभी पूछ सकता है कि जो खजुराहो का मंदिर है वो किन धर्मों से संबंधित है, तो यहाँ बौद्ध दे देगा, लेकिन बौद्ध से नहीं है। ये मंदिर जो है वैष्णव, जैन और शैव से संबंधित है। यहाँ मातंगेश्वर मंदिर, यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों का जो निर्माण है वह नागर शैली में हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में खजुराहो मंदिर भी शामिल है। मंदिरों से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश के जिले में ललितपुर जिले में स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। इसका संबंध किससे? गुप्त का। एलिफेंटा का प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों शासकों द्वारा कराया गया था और यहाँ की 7 गुफाएं मिली हैं। यहाँ पे किस शासक थे? खजुराहो मंदिर में चंदेल शासक, लेकिन एलिफेंटा में देखेंगे तो राष्ट्रकूट शासक थे और यहाँ 7 गुफाएं मिली हैं जिनमें 5 गुफा में मंदिर प्राप्त हुए हैं। इसमें क्या था कि हिंदू बौद्ध धर्म की गुफाएं थी जिसका निर्माण 5 से 6वीं शताब्दी में माना जाता है। एलोरा का गुफा मंदिर, एलोरा महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित था। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है PYQ में, UPPCS में है कि एलोरा का गुफा मंदिर था वो किन धर्मों से संबंधित नहीं था, ठीक है, या फिर था, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान देना है हमें कि बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित एलोरा का मंदिर था और वहीं खजुराहो मंदिर जो है बौद्ध से संबंधित नहीं था, वैष्णव, जैन और शैव थे और यहाँ पे क्या है तो बौद्ध, जैन और हिंदू थे। और वहीं हमने ऊपर अभी देखा एलिफेंटा का मंदिर का संबंध हिंदू और बौद्ध से था, इसमें जैन नहीं थे। तो थोड़ा संबंधित किस धर्म से है ये ध्यान देना है। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली से इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक जो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अब हम देखेंगे पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं जैसे कि नासिक, एलोरा और अजंता में है। ये तीनों जो है महाराष्ट्र में स्थित हैं। लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर यह जो है वो नागर शैली में निर्मित है। इसका सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है और जिसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और यह मंदिर नागर शैली में बना है। ओंकारवाट मंदिर जो का समूह का जो निर्माण है वो कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में कराया गया था। यह विष्णु भगवान को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। कौन सा? ओंकारवाट का मंदिर जो है। उसके बाद देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव ने करवाया था और यह जो है पूरी ओडिशा में स्थित है। कोणार्क मंदिर का संबंध किससे है? तो गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव ने करवाया था। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित है। यह ब्लैक पैगोडा के नाम से भी कहा जाता है। 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात के मोढेरा में स्थित है। यह मंदिर स्थापत्य कला एवं शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। इसका निर्माण हिंदू ईरानी शैली का प्रयोग किया गया था और उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें यह था कि सोलंकी राजा थे भीमदेव ने इस मंदिर को 2 हिस्सों में बनवाया और गुजरात के खजुराहो नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण में जुड़ाई के लिए कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया। मार्तंड सूर्य मंदिर यह जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। यह मंदिर ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर 220 फीट, मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये अनंतनाग में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ये इंपॉर्टेंट है और ललितादित्य मुक्तापिंड द्वारा बनवाया गया था और ये 200 फीट लंबा 142 फीट चौड़ा प्रांगण में बना है। इस मंदिर को कश्मीर घाटी का दृश्य देखा जा सकता है। इस मंदिर से पूरा कश्मीर घाटी का दृश्य देखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आया सूर्य नारायण